नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा सपा मुखिया अखिलेश यादव भले ही चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हो, लेकिन सियासी बिसात पर समाजवादी पार्टी की हर चाल नाकाम हुई। चुनावी शतरंज में समाजवादी पार्टी को अपनी ही चली कुछ चालों से भी नुकसान हुआ। अजीत की छवि भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी उनके पिता अवधेश प्रसाद की है। इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। सपा हाईकमान लड़ाई में दिखा ही नहीं। अखिलेश आखिर में सिर्फ एक बार प्रचार के लिए गए। सांसद डिंपल यादव ने भी सिर्फ एक रोड शो किया। पिछले उपचुनाव में भाजपा की एक तरफा जीत को देख सपा कार्यकर्ता पहले से ही हताश था। इस मनोदशा से कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने की भी पार्टी की ओर से कोई कोशिश नहीं हुई। समाजवादी पार्टी दलितों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं रही। इस चुनाव में बढ़त बनाना तो दूर पिछले चुनाव में मिले जनाधार को थामने में भी असफल दिखी। और तो और अवधेश प्रसाद का रोना भी काम ना आ सका। तो सपा के चुनावी एक्शन में कमी सीएम योगी के मुकाबले नहीं खड़ा हो पाया कोई नेता। अखिलेश यादव ने सिर्फ एक बार चुनाव प्रचार किया। डिंपल यादव ने भी सिर्फ एक रोड शो किया। एसपी उम्मीदवार अजीत प्रसाद की छवि लोकप्रिय नहीं। 9 उपचुनाव हारने के बाद एसपी में कॉन्फिडेंस में कमी, समाजवादी पार्टी का खराब चुनाव प्रबंधन, दलितों का भरोसा जीतने में सफल नहीं रही समाजवादी पार्टी, अन्य जातियों का भरोसा नहीं जीत पाई सपा, अवधेश प्रसाद का रोना काम नहीं आया। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी हार के लिए बीएसपी को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की के तर्ज पर सरकार बनवाई है। ऐसे में उन वादों को पूरा करना केंद्र की बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है। मायावती पर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का पलटवार। बहन जी पहले तय करें किससे लड़ना है, पीडीए से लड़ना है या अन्य नेताओं से लड़ना। बीजेपी की साजिश को समझे मायावती। मिल्कीपुर हार पर मायावती के बयान पर पलटवार किया है। सोचता हूं कि बहन जी को पहले खुद समीक्षा करनी चाहिए कि उन्हें लड़ना किससे है। उनको पीडीए से लड़ना है या किसी अन्य नेता से लड़ना है। जिस दिन ये बात उनके मन से क्लियर हो जाएगी और भाजपा के द्वारा जो रची जा रही जो साजिश है उसको समझ लेंगी, उस दिन से पीडीए मजबूत होना शुरू हो जाएगा। लखनऊ पहुंचे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन बिखर चुका है। सपा और आप का कोई भविष्य नहीं है। मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, सुशासन विकास वाली भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए बहाने बनाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर किया और झूठ की गारंटी वाली आम आदमी पार्टी, इनको पक्की गारंटी दी है कि अब वापस ना आने देंगे, सदा बाहर रहोगे। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अगर यूपी में देखा जाए तो कांग्रेस सपा का गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आए। अब दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं, किस तरह का भविष्य देखते हैं जो विपक्षी गठबंधन है? कुछ लोग बगैर विचारधारा के एक साथ आते हैं, ना नेता है ना नीति और नीयत में भी खोट है। और जहाँ जिस रिश्ते में, जिस गठबंधन में ना सत्य ना समर्पण ना प्रेम और साथ साथ चलने की बात करें, वो 7 महीने साथ ना चल पाए और ना ही ये चल पाए।
तो ये तो वही बात है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर टकराव हुआ, तकरार हुआ, बिखराव भी हो गया। 7 महीने में सब कुछ हो लिया भाई, क्योंकि यहाँ कुछ एक जैसा नहीं था। ये सब अलग अलग सोच के लोग हैं। केवल एक बात इन सब की एक थी कि इनमें से अधिकतर लोग बेल पर बाहर हैं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर। सर, यूपी में इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? क्या एक साथ नजर आएंगे ये लोग भविष्य में चुनाव में, 2027 का विधानसभा चुनाव में? ये पहले भी सब एक साथ आए, महागठबंधन बनाया और जनता ने इनको नकारा और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया। आगे भी वही होने वाला है। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी। सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर में जादू चल गया और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। मिल्कीपुर में खिला कमल, पंचर हुई साइकिल। नाक की लड़ाई में बीजेपी की बम्पर जीत। मिल्कीपुर में चल गया योगी का जादू। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर जादू चल गया। लिहाजा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिल्कीपुर में कमल खिलाने को जिम्मेदारी सौंपी और मिल्कीपुर में योगी का जादू चला। मिल्कीपुर आरक्षित विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान की बड़ी जीत हुई है। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका था। मिल्कीपुर सीट से वैसे तो 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के बीच ही देखने को मिला। सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट के लिए इतना जोरदार चुनाव प्रचार किया कि दिल्ली तक सुर्खियां बनती रहीं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की खास रणनीति का ही नतीजा है कि मिल्कीपुर के खोए हुए किले को योगी आदित्यनाथ जीतने में कामयाब हुए और मिल्कीपुर में कमल खिल गया। बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में कुल 65.35% मतदान था, जो साल 2022 में यूपी विधानसभा के चुनाव के वोट प्रतिशत से लगभग 5% ज्यादा रहा। बता दें कि सूबे के सीएम योगी ने मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उपचुनाव की तैयारियों के तहत बीजेपी ने मिल्कीपुर में प्रदेश सरकार के 7 मंत्रियों की तैनाती की। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर महीने के 15 दिनों में 3 बार अयोध्या और मिल्कीपुर के दौरे किए। मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठकें की। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई थी, इसलिए ही योगी ने इसे इतना गंभीरता से लिया। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि नवंबर में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को उतारा था। वहीं मिल्कीपुर के लिए बीजेपी ने 7 मंत्रियों को उतारा। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए लगातार सूबे के सीएम सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर उपचुनाव को राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच की लड़ाई बताई थी। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को भूमाफिया तक कहा था। मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही पूरे अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था। पिछले 3 चुनावों में बीजेपी मिल्कीपुर में चुनाव हार चुकी थी। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए योगी ने जीत की रणनीति बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। नमस्कार, मैं गरिमा कपूर, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज मारुति सुजुकी प्रेजेंस राइजिंग लखनऊ में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के हमारे पार्टनर हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएट पार्टनर हैं हर घर जल जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। 2017 में जब पहली कार्यकाल में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बढ़ावा दिया था, तो हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित बन गया था और अंकुश लग गया था सारी ऐसी गतिविधियों पे जो कि परेशान करती थी हमारे यहाँ के लोगों को। कानून व्यवस्था पे और आगे बातचीत करने के लिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम अपने मॉडरेटर ऋषभ मनी जी को आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर। प्लीज तालियों से इनका स्वागत करें। और हमारे गेस्ट आईपीएस डॉक्टर बबलू कुमार, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम एंड हेडक्वार्टर लखनऊ का भी हम स्वागत करेंगे स्टेज पे। प्लीज ज्वाइन करिए हमारे साथ। पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था आम लोगों को, लखनऊ के आम लोगों को कैसे फायदा पहुंचाती, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाए। कमिश्नरेट बनने से कई फायदे हुए हैं। जो यहाँ के रहने वाले हैं वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात हुई कि सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में कमिश्नरेट की कमान दी गई और बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पोस्ट किए गए, जिससे पुलिस की बेटर मॉनिटरिंग हो पाई। लोगों के लिए बहुत सारे ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए उनको बहुत सारे पॉइंट्स मिले, वो जगह मिली जहां वो अपने शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायतों को रिड्रेस करा सकते हैं। तो उससे लोगों के मन में एक कॉन्फिडेंस पुलिस और सिस्टम के प्रति हुई। इसी के साथ साथ पुलिस की संख्या भी जो है ऑलमोस्ट डबल की गई। ये न केवल पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाता है, बल्कि इससे अपराध को कम करने में भी सहायता मिली। यूपी 112 की गाड़ियां जो है ऑलमोस्ट डबल कर दी गई, फोर्स हमारे डबल हो गए। इससे अधिक जगहों पर पुलिस की विजिबिलिटी रही, लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव बेहतर जनरेट हुआ। साथ ही साथ कमिश्नरेट बनने के बाद अधिक थाने खोले गए। इसलिए आवश्यक था कि लोगों को, जैसे बड़े थाने हुआ करते हैं रूरल इलाके में, तो दूर जाना पड़ता है। अर्बन पॉपुलेशन में ज्यादा थाने खोले गए, उनके मानक छोटे किए गए और उसके कारण लोगों को नजदीक अपने पास के थाने में जाकर अपनी सुनवाई कराने का बेहतर एक उनको एक एक्सपीरियंस रहा। साथ ही साथ कमिश्नरेट में पुलिस को मैजिस्ट्रियल पावर भी दिए गए। इस दूसरे सेशन के लिए मैं अपने गेस्ट मिस्टर दयाशंकर सिंह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर यूपी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। तो इस सेशन में सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में सड़क और परिवहन व्यवस्था की जो मौजूदा स्थिति है, इसके बारे में सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? हम लोगों ने अभी पिछले 3 वर्षों में मैंने करीब 8,500 नई बसें हमने उसमें जोड़ा है उस बेड़े में, और उसमें जो अमूलचूल परिवर्तन हम कर रहे हैं, जैसे अभी तक में केवल एक जो है पीपीपी मॉडल पर आलमबाग बस अड्डा बना हुआ था। अभी तक के जो है हमने 23 बस अड्डे हमारे जो है पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डा की तरह बन रहा है। लखनऊ में ही 3 बस अड्डा हमारा हवाई अड्डा की तरह बन रहा है। एक आपके गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने 600 करोड़ रुपया में लागत से बन रहा है, ओमेक्स ने लिया है। एक अपने एयरपोर्ट के पास बन रहा है और तीसरा एक छोटा है चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहा है और 54 बस अड्डों का अभी कैबिनेट में अभी हमारा अप्रूवल के लिए गया हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का हर जनपद में एक अपना मैं बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बनाना चाहता हूं। लेकिन सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो हर वर्ष पूरे देश में अगर बात करें तो करीब 4,80,000 रोड क्रैशेस होते हैं, उनमें से 1,70,000 डेथ होती है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से भी बड़ा प्रदेश है, तो सर्वाधिक डेथ एक्सीडेंट में उत्तर प्रदेश में होती है। उसको रोकने के लिए आप लोगों द्वारा समय समय पर क्या अभियान चलाया जा रहा है? जैसे आजकल आप देखते होंगे कि हम लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के जो है पेट्रोल न दिया जाए, और दफ्तरों में भी कोई मैंने बिना हेलमेट का है तो उसका अटेंडेंस न किया जाए। ऐसे हम लोग इसको कर रहे हैं। और मैंने हम लोग चेकिंग करते हैं सड़कों पे, कोई भी बेल्ट बांध के नहीं चल रहा है या जो टिपलिंग चल रहा है, हेलमेट नहीं लगाया है, क्योंकि ज्यादातर जो है जो छोटी गाड़ियों से दुर्घटना होती है करीब 38% मोटरसाइकिल से, और उसमें हमारे 18 से 35 वर्ष के बच्चे ज्यादा उसमें जो है कैजुअलिटी होती है। तो हम लोगों ने उस पर ज्यादा मैंने फोकस किया। हमारे अगला सेशन में हमारे जो मॉडरेटर हैं वो निधि श्रीवास्तव जी रहेंगी। प्लीज आप स्टेज ले लें। जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर राधाकृष्ण त्रिपाठी जी हैं, जो कि सीनियर मीडिया एडवाइजर हैं स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के। दूसरे हमारे गेस्ट आलोक सिंह जी हैं, जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तीसरे जो हैं वो संदीप पंकज जी हैं, जो आरटीओ एनफोर्समेंट लखनऊ में हैं। आप सभी गेस्ट को मैं प्लीज स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। प्लीज तालियों से आप इनका स्वागत करें स्टेज पर। जल जीवन मिशन के तहत अब तक कितने घरों में जल पहुंच चुका है? जल जीवन मिशन के तहत अब तक प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवारों तक नल से जल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। और जो कि ये उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 2 करोड़ 67 लाख का, उसका 87% है। और 34,000 ऐसे गांव हैं जहां पे निरंतर मतलब हर घर जल सर्टिफाइड हो चुके हैं, मतलब उनकी आपूर्ति बराबर बनी हुई। मतलब उसमें बाकी के जो है जैसे कुछ ट्रायल रन में होते हैं और कुछ पे काम चल रहा होता, पानी सप्लाई जारी रहती है। तो क्या ये एक समय सीमा के अंदर पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, समय सीमा के अंदर ही नहीं पूरा हुआ, हम समय से पहले पूरा करने की तरफ है। उत्तर प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य होगा जिसने जो निर्धारित समय सीमा थी उसके पहले काम पूरा कर लिया। केवल हमारा 87.67 हो चुका है और केवल 12% का काम हमारा बचा हुआ, तो वो हम समय सीमा से काफी पहले पूर्ण कर लेंगे। जी, भारत में सड़क दुर्घटनाओं से का जो मुख्य कारण है, इसका क्या कारण होता है? इसका मुख्य कारण है कि नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट जो है, अनुपालन जो है वो नहीं हो रहा है। अच्छा। मैं तो कहूँगा नियम में हमने एक व्यवहारिक अप्रोच भी नहीं ली है, प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं ली है। जी। जैसे मैं समाज में काम करता हूँ, एम्बुलेंस चालक हैं और एम्बुलेंस गाड़ियां हैं, चाहे स्कूली गाड़ियां हैं। जी जी। और उनके लिए जो मानक बनाए गए हैं, जैसे एक स्कूली गाड़ी के लिए, एक वैन के लिए जो मानक बनाए गए हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मानक बना दिए गए हैं। जी। तो ब्यूरोक्रेट्स ने तो अपना काम किया, उन्होंने अपने को सेफ कर लिया, इस तरह के मानक बनाए कि कोई उनपे कभी कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन उसमें थोड़ी व्यवहारिकता होनी चाहिए जी। और आपको मदद करनी चाहिए उन स्कूल वाहनों को जो बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं। और तो उनको अगर आप कहेंगे कि आप उसमें आप सिलेंडर भी रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखिए, आप इतने 4 बच्चे ही बैठा पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी। तो वो उनके लिए संभव नहीं है। जी। और ऐसे नियम बनाने ही क्यों जिसका जो है हम अनुपालन ही ना करा सके। जैसे उनको बोला गया है कि आपको जीपीएस लगवाना है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और कहीं आंकड़ों में आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये दिखे कि जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि 80% 90% स्कूल व्हीकल्स में जीपीएस नहीं लगा है। जो गाड़ियां, जो स्कूली गाड़ियां स्कूल ओन्ड हैं जी, वो तो तब भी हैं, लेकिन जो इतनी सारी वैन्स चल रही हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियां हैं उस पे जीपीएस नहीं है। तो हमें उनको मदद करनी है, ना कि हम उनको कभी भी रैंडम चेकिंग में पकड़ लें, फिर उनका जो है वो होता है। तो इस तरह कोई ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जो सतत चलती रहे और उसका अनुपालन अपने आप स्वयंता होता है। ऐसा ना हो कि हम बीच में एक साल में एक महीने के लिए रोड सेफ्टी मंथ चले और तब हम उनकी रैंडम चेकिंग करें, ऐसा ना हो। ये प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे 2017 से पहले जो सड़क दुर्घटनाएं हुई थी और उसके बाद अब में क्या अंतर है, क्या आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा वृद्धि हुई है जी। वर्तमान में आपके पास 7 रनिंग एक्सप्रेसवेज हैं, 6 अभी बन रहे हैं, उसके बाद भी 2-3 प्लान्ड हैं। तो निसंदेह गति में बढ़ोतरी हुई है, गति बढ़ी है, जिसकी वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है।
लेकिन दुर्घटनाओं में वृद्धि के साथ साथ हमको उत्तर प्रदेश का अगर आकलन करना है तो यहाँ की जनसंख्या की संरचना को देखना होगा, यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की टोटल लेंथ को देखना होगा, उसके बाद उस अनुपात में घटित हो रही घटनाओं को एक औसत करके देखना होगा। लेकिन उसी हिसाब से इन दुर्घटनाओं को रोकने के जो प्रयास हैं उसमें भी हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, उसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का इंटरफेस किया है। पहले हम जिस तरह से मैनुअल प्रयास करते थे उनको रोकने का, अब हमने टेक्नोलॉजी का इंटरफेस किया है। जैसे हमारे ITMS के कैमरेज हैं जो एक्सप्रेसवेज पर इंस्टॉल्ड हैं, या हम उनके माध्यम से उनके लाइसेंसेस को, उनके RCs को सस्पेंड कर पा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं डिस्करेज कर पा रहे हैं। इसके बाद भी हम अपने जो भी तमाम प्रयास हैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य समाज के बीच तमाम प्रकार की गतिविधियां करके लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस सफर में बस इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर की संवरती तस्वीर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।